फिनलैंड आज दुनिया में कुल 4 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। पहला, ये दुनिया का सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री है, मतलब यहाँ के लोग बहुत ही खुश रहा करते हैं। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रेट लोगों का काफी ज्यादा हाई है। अगले अगर हम रीजन की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, मतलब यहाँ पे बच्चों को मार्क्स से नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी क्वालिटी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगला जो रीजन है, यहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, काफी ज्यादा ग्रीनरी है, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी अच्छा है लोगों के रहने लायक। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोकिया की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसलिए फिनलैंड को बहुत ज्यादा और जाना जाता है। दोस्तों, आज की डेट में नोकिया के 1 लाख से ज्यादा पूरी दुनिया में एम्प्लॉइज हैं। इनका टोटल अगर हम रेवेन्यू बात करें तो $29 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से नोकिया का पूरे दुनिया में राइज हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी, और ऐसा क्या समय आया कि ये कंपनी अचानक से फेल हो गई मार्केट में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों, ये कहानी है आज से 150 साल पहले की, जब फेडरिक एडेस्टम नाम के एक पर्सन थे। वो देख रहे थे कि फिनलैंड में काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, काफी ज्यादा ग्रीनरीज है, तो वो चाहते थे इसको कैपिटलाइज करने का, मतलब यहाँ से कुछ पैसे बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक पेपर मिल स्टार्ट करी और धीरे धीरे वो पेपर मिल बड़ी जल्दी फेमस हो गई। तो इन्होंने दूसरी पेपर मिल फिर से स्टार्ट करी। ये जगह था नोकिया नाम का एक शहर था वहां पे, और उसी के पास से एक नोकियन वर्टो रिवर भी फ्लो किया करती थी, वहीं पे इनका दूसरा पेपर मिल था। कुछ ही टाइम बाद फेडरिक के दोस्त लियो मैकेलन इनके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और दोनों का विजन रहता है कि वो पूरे फिनलैंड में और सारी पेपर मिल्स स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइम बाद लियो मैकेनल देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका था और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा डिमांड थी। तो इनका जो प्लांट था वो नोकियन रिवर के बगल में ही था, तो इन्होंने उस रिवर के किनारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी चालू कर दी और वो सप्लाई किया जाता था वर्ल्ड वॉर 1 में, और इस कंपनी का नाम रखा गया नोकिया एबी। उसी समय एक और पर्सन थे एडवर्ड पोलैंड, जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू की फिनिश रबर वर्क। उसमें ये टायर और बूट्स वगैरह बनाया कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये नोकिया एबी जो कंपनी थी, इसका मार्केट काफी ज्यादा खराब होने लगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड घट गई, तो इनके पास कैपिटल काफी कम हुआ। तो फिनिश रबर वर्क ने इस कंपनी को खरीद लिया और अब ये पूरी उनकी कंपनी हो गई, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कंपनी अभी भी चालू रखी, पेपर मिल्स इन्होंने अभी भी चालू रखे थे। इसी समय एक और कंपनी नोकिया एबी में जुड़ने वाली थी, उसका नाम था फिनिश केबल वर्क, जो कि 1912 में चालू हुई थी, और 1932 में इस कंपनी ने इन सब चीजों को एक्वायर कर लिया। तो फिनिश रबर वर्क के अंदर अब नोकिया एबी भी आती थी, फिनिश केबल वर्क भी आता था, और इनके पूरा काफी ज्यादा ऑपरेशंस हो गए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय था इस कंपनी को एक्वायर करने का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है इसी के बाद, और यूनियन सोवियत चाहती है कि पूरे फिनलैंड में और ज्यादा कंपनीज ग्रो की जाएं, फिनलैंड को ज्यादा डेवलप किया जाए। तो उस समय देखा गया कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रही है, ये पेपर मिल्स के भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये केबल वर्क्स के भी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिलने के बाद नोकिया कई सारे बिजनेसेस में अपने आप को ट्राई करने लगी। वहां पे ये टीवी का प्रोडक्शन कर रहे थे, ये केमिकल्स और प्लास्टिक्स बना रहे थे, ये गैस मास्क बना रहे थे। इस तरह से कई सारे बिजनेसेस में नोकिया उस समय ऑपरेट करने लगी। 1960 आते आते नोकिया रेडियो टेलीफोन्स बना रही थी, जिसे कि कार में ऑपरेट किया जाता था और जिसे मिलिट्री यूज किया करती थी फिनलैंड की। इसके बाद नोकिया ने यहाँ पे डिजिटल स्विच इन्वेंट किया, जिसकी मदद से इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज के लिए काफी ज्यादा नई शुरुआत करने की कोशिश की। और इसके बाद नोकिया पूरे फिनलैंड में सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क लगाना चालू कर देती है। ये दुनिया का सबसे पहला सेल्यूलर नेटवर्क था, और यहाँ पे नोकिया अपने आप को पूरी तरह से अपग्रेड कर रही थी। ये अपने पिछले रेडियो टेलीफोन का अपग्रेडेड वर्जन एक लेके आ रही थी मार्केट में, और इस सिस्टम को हम 1G सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे आज 2G, 3G, 4G, 5G तक हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 1G था उस समय। और 1980 के साल में नोकिया ने अपना सबसे पहला कार फोन लॉन्च किया, जिसका नाम था मोबिरा सीनेटर। इसका वेट करीब था 10 किलो, और इसको कार में ही ऑपरेट किया जा सकता था। ये काफी ज्यादा भारी था। और वहीं उसके बाद इन्होंने अगले 2 साल बाद एक नया और वर्जन इसका लॉन्च किया, मोबिरा टॉकमैन।
इसका वेट अब इस बार करीब 5 किलो था, लेकिन फिर भी इसको कार के बाहर यूज करना पॉसिबल नहीं हुआ करता था। और फिर नोकिया लॉन्च करती है मोबिरा सिटी मैन। ये एक बड़ा ही हैंडी फोन था, इसको आप हाथ में लेके यूज कर सकते हैं और इस बार इसका जो वेट था वो करीब 800 ग्राम था, मतलब काफी इजी था इसको पकड़ के हाथ में लेके बात करना। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि इसको यूज करना एक नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। करीब आज के डेट में अगर हम बात करें तो भारतीय रुपीस के हिसाब से करीब 5.5 लाख रुपए इसकी कीमत थी और इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा मार्केट में अट्रैक्शन कहीं मिला ही नहीं। लेकिन फिर अचानक से मार्केट में एक फोटो रिलीज होती है। यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखेल गोर्बाचोव इसी फोन को यूज करते हुए दिखाई देते हैं एक फोटो में, और रातों रात ये फोन पूरी तरह से मार्केट में पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये अब एक पावर का और एक स्टेटस का सिंबल बन चुका था, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट यूज कर चुके थे और ये फोटो रिलीज हो चुकी थी। अचानक से इसका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगा। नोकिया लगातार अपना सेल्यूलर नेटवर्क लगाने में लगी थी और वो 1G से वो 2G की तरफ मूव कर रहे थे और वो एनालॉग सिग्नल से वो डिजिटल सिग्नल की तरफ भी मूव कर रहे थे और धीरे धीरे ये पूरा एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया पूरे यूरोप में। और ईयर 1991 के जुलाई में इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे हैरी हॉलकेयर, उन्होंने सबसे पहला 2G फोन कॉल किया था और इसके 1 साल बाद दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज भेजा गया मैरी क्रिसमस नोकिया के ही फोन से। नोकिया का 2G नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता जा रहा था कि नोकिया को और ज्यादा फंड की जरूरत थी अभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और इस पॉइंट पे नोकिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने वाली थी। नोकिया को यह बात समझ में आ चुकी थी तो उन्होंने अपने बाकी सारे बिजनेसेस बेचना चालू कर दिया। उन्होंने अपना टीवी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा बिजनेस बेच दिया, रबड़ के पूरे बिजनेसेस बेच दिए, प्लास्टिक के बिजनेसेस सेल कर दिए, केमिकल्स जो वो बना रहे थे वो सब कुछ उन्होंने सेल कर दिया। और अब नोकिया का एक ही फोकस था, टेलीकम्युनिकेशन। यहां पे वो पूरी तरह से इस मार्केट को ऑक्यूपाई करना चाहती थी। अभी तक नोकिया के जो 1992-93 तक जो फोन आ रहे थे वो काफी फिर भी बल्कि हुआ कर रहे थे, लोगों को नॉर्मली कान में लगा के बात करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। नोकिया कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि लोगों के लिए एक हैंडी फोन हो जाए, एक स्लीक डिजाइन हो जाए, और 94 में उसने ये चीज भी क्रैक कर ली। नोकिया 2110 उन्होंने मार्केट में रिलीज किया और मार्केट उस दिन से बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि ये फोन में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो इसके पहले कभी नहीं देखने को मिले थे। इसमें 400 mAh की बैटरी थी, इसका डिजाइन बहुत ही स्लीक था। ये पहला ऐसा फोन था जिसमें आप टेक्स्ट मैसेजेस नॉर्मल पर्सन भेज सकता है और रिसीव कर सकता है। इसके साथ इस फोन में मिस कॉल अलर्ट का फीचर था, टेक्स्ट मैसेज का फीचर था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोकिया का आइकॉनिक रिंगटोन है वो भी इसी फोन में लॉन्च किया गया था। Nokia, connecting people. नोकिया ने इस समय वो कर दिया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय इतना हैंडी फोन लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो फोन्स की बैटरियां हुआ करती थी वो बहुत भारी होती थी। लेकिन इस फोन ने वो डिजाइन को भी चेंज कर दिया था और अगले ही साल नोकिया 8100 लॉन्च करती है मार्केट में। ये उससे भी बेहतर रहता है डिजाइन, और यहाँ पे नोकिया कीबोर्ड का फीचर्स देती है, वेब ब्राउजिंग का फीचर्स देती है, ईमेल्स के यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। लेकिन फिर भी इस मॉडल के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उस समय ईमेल्स वगैरह उतना पॉपुलर नहीं थे, तो वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं ले पाए। लेकिन नोकिया मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी कि हर फोन हाथों हाथ लिया जा रहा था। उस समय वेब ब्राउजिंग का उतना बड़ा फीचर लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि लोग उस समय इंटरनेट उतना यूज नहीं कर रहे थे 1996 के साल में। फिर भी ये फोन ज्यादा मार्केट में चला। Beautifully simple to use. Nokia, connecting people. नोकिया मार्केट में अब इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उनको खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि नोकिया 2100 का करीब 4 लाख डिमांड आएगा मार्केट में, लेकिन उनको रातों रात 2 करोड़ से ज्यादा फोन्स की डिमांड आ गई। और यहाँ पे नोकिया सप्लाई करने में बिल्कुल अब उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड को सप्लाई करना बड़ा ही मुश्किल था। और नोकिया डिपेंडेंट थी जापान की एक कंपनी के ऊपर जो कि इसके पार्ट्स बना के दिया करती थी। अब यहाँ पे नोकिया को डिमांड और सप्लाई पूरी करने के लिए कुछ अपना इनोवेशन करना था। यहाँ पे नोकिया ने सबसे पहले जापान से यह सीखा कि किस तरह से हम अपने होम ग्राउंड में अपनी नई चीजें बना सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे नोकिया ने कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए और वहां पे अपने अलग अलग चीजों की डिजाइन करना शुरू किया। यहाँ पे नोकिया ने एक और मार्केटिंग में चेंज किया, ये सारे पार्ट्स खुद बनाया करते थे। अब इन्होंने क्या किया, वो छोटे छोटे जो प्लास्टिक्स के बटन्स होते हैं और छोटी छोटी जितनी चीजें होती हैं वो दूसरी कंपनियों को आउटसोर्स करना चालू किया। मतलब यहाँ पे नोकिया अब सिर्फ फोन बना रही थी, उसके जो प्लास्टिक्स और उसके बटन्स हो रहे थे वो दूसरी कंपनियां बना रही थी। इसका मतलब ये था कि नोकिया को अब कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, बाकी आउटसोर्स की हुई चीजें उनको मिल जाएगी, वो असेंबल करके फोन्स दे देंगे मार्केट में। और यहां पे नोकिया ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था इस समय।
नोकिया ने मार्केट में वो कर दिया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरे यूरोप में जहां पे 4 साल के अंदर करीब 2.5 करोड़ यूजर्स फोन के बढ़ चुके थे। अपनी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद नोकिया यहीं रुकने वाली नहीं थी। नोकिया ने तो अभी मार्केट बनाना शुरू किया था। यहां पे नोकिया अपना एक नया फोन का वर्जन लॉन्च करता है, नोकिया 6110 साल 1997 में। इस फोन में वो स्नेक वाला गेम रहता है जो आपने और मैंने सबने खेला हुआ है। यहां पे नोकिया एक और मार्केट स्टैंडर्ड तय करती है, जो आप बीच में आपको फोन में होम स्क्रीन दिखाई देता है, वो इसी फोन में शुरू किया था और यहीं से वो एक स्टैंडर्ड बन गया पूरी दुनिया का। नोकिया अब तक यहां पे मोटोरोला को पीछे कर चुकी थी सबसे ज्यादा फोन मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था अब तक। अगर हम साल 1998 के आसपास की बात करें तो जो 3 बड़े प्लेयर थे, नोकिया, मोटोरोला और एरिक्सन, ये तीनों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सिम्बियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। सिम्बियन उस समय की सबसे नई टेक्नोलॉजी थी और नोकिया लेकिन यहां पे रुकने वाली नहीं थी। नोकिया ने एक और नया मार्केट में मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल था नोकिया 3210। Express on covers you can change on both sides. Nokia, connecting people. नोकिया 3210 अब 1999 में आया तो इसने मार्केट को और ज्यादा चेंज किया। ये करीब 151 ग्राम का बस था और इसमें इंटरनल एंटीना का सिस्टम था। पहले एंटीना बाहर हुआ करता था, नोकिया ने इस बार एंटीना को अंदर कर दिया। नोकिया अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करता जा रहा था। इस फोन में नोकिया ने यूथ को टारगेट किया और इन्होंने 3 तरह के अब गेम लॉन्च कर दिए। एक हमारा जो स्नेक गेम था, एक मेमोरी वाला गेम और एक रोटेशन वाला गेम, ताकि यूथ इस फोन को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। और वहीं पे नोकिया ने यहाँ पे पिक्चर मैसेज का भी ऑप्शन दिया, मतलब आप पिक्चर के थ्रू हैप्पी बर्थडे किसी को भेज सकते हैं। ये बहुत ही आइकॉनिक चीजें थी। आज के डेट में ये कितनी सिंपल चीजें आपको लग रही हैं, लेकिन उस समय आप जिसने भी ये फोन यूज किया है उसको ये टेक्नोलॉजी पता होगी कि कितनी बड़ी चीजें नोकिया कर रही थी। और इसके बाद साल आ चुका था 2000, तो अगले 2 साल के बीच में नोकिया ने अपने सबसे 2 बेस्ट सेलिंग फोन्स मार्केट को दिए, नोकिया 5110 और नोकिया 1100। नोकिया 1100 आपने हमने सबने जरूर यूज किया होगा। ये फोन सबसे दुनिया के ज्यादा पॉपुलर फोन में से आज की डेट में एक है। इसमें टॉर्च क्यों है? रात को भी चलता है। Nokia 1100, made for India. और इसी साल नोकिया ने 2 और नए आइकॉनिक चेंजेस किए। इन्होंने अपना सबसे पहला 3G फोन लॉन्च किया, नोकिया 6650, और इसी साल इन्होंने अपना सबसे पहला कैमरा फोन लॉन्च किया, नोकिया 7650। ये दोनों फोनों ने मार्केट को और नया डिसरप्ट किया। जितने बड़े प्लेयर्स थे वो मार्केट से बाहर होते जा रहे थे, क्योंकि नोकिया ये रोज पे रोज एक नया नया एक्सपेरिमेंट करके मार्केट को कुछ नया देता जा रहा था। नोकिया इस समय इनोवेशन का किंग बन चुका था पूरी दुनिया में, और लोग हाथों हाथ नया से नया मॉडल खरीदते जा रहे थे नोकिया के। लेकिन दोस्तों, नोकिया इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने में ये भूल गई थी कि लोगों की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि यहां पे इन्होंने पहली अपनी गलती कर दी थी। 2003 के साल में नोकिया ने अपने डिजाइन में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, और उस समय एक्सबॉक्स बहुत चल रहा था, PS3 गेम्स बहुत चल रहे थे। तो नोकिया ने सोचा कि हम गेम्स के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाए, तो उन्होंने अपना फोन का डिजाइन ही कुछ ऐसा कर दिया कि लोग फोन में ही गेम खेल सकते हैं। लेकिन उस गेमिंग की वजह से उस डिमांड बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि लोगों को वो बटन ही नहीं पसंद आया, वो बटन ईजी नहीं थे यूज करने में, और ये फोन मार्केट में उतना ज्यादा इनका चला नहीं। Choose the right weapon to win the fight. Engage anyone, anywhere. साल 2004 में मोटोरोला ने यहाँ पे एक रेजर थिन फ्लिप फोन लॉन्च किया मार्केट में, जिसने मार्केट में काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट किया। लोगों को लगा कि नोकिया से भी आगे का अब एक ब्रांड और ज्यादा आ गया है मोटोरोला, क्योंकि इस तरह के फोन बनाने लगा था। लेकिन नोकिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नोकिया अपने ही धुन में चल रही थी, वो मार्केट में कुछ नया कर रही थी। यहाँ पे नोकिया ने एक और अपना फोन लॉन्च किया, नोकिया 3110 2005 में। नोकिया आशा 305 स्मार्टफोन, कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करें 1 मिनट में। अब सबका स्टाइल फ्री स्टाइल। नोकिया को यहाँ पे मार्केट में कोई पीछे करने वाला नहीं था, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें आज की डेट में भी, तो नोकिया दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली फोन आज तक रही है। कोई भी ब्रांड उसको रिप्लेस नहीं कर पाया है। नोकिया 1100 और नोकिया 1110 आज भी दुनिया के 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन रहे हैं। और अगर हम दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की बात करें तो उसमें 7 ऐसे फोन हैं जो नोकिया के फोन हैं। तो आप समझ सकते हैं ये ब्रांड कितना ज्यादा मार्केट में बिका हुआ है। तो 2006 के साल में यहाँ पे मार्केट थोड़ा चेंज होता है, और इनके जो CFO रहते हैं यहाँ पे ओली-पेक्का कैलेसुवो, वो यहाँ पे कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, और कंपनी का यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज होता है। दोस्तों, यहां से कंपनी का एक डाउनफॉल शुरू होने वाला है। और कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी किसी बाहरी कारण से नहीं फेल हुई,
कंपनी कुछ अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से फेल हुई। जो रीजन आप जानते हैं वो रीजन नोकिया के फेलियर का नहीं है। तो हम अगले पार्ट में इस पर डिटेल में बात करेंगे कि नोकिया क्यों फेल हुई। आपको लग रहा होगा नोकिया एप्पल की वजह से फेल हुई, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। नोकिया का कुछ और रीजन था, कुछ इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कुछ अंदर की बातें जो हम अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको शायद नहीं पता है। एक बहुत फन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि नोकिया के किसी भी मॉडल में आप नंबर 4 नहीं देखेंगे कहीं भी। उसका रीजन यह है कि बहुत लोग नंबर 4 अवॉइड किया करते हैं, वो नंबर 4 को एक लकी नंबर नहीं मानते हैं। तो नोकिया के भी आप मॉडल्स में कभी नंबर 4 नहीं देखा करेंगे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले पार्ट में नोकिया का हम पूरा डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे मेजर रीजंस बात करेंगे जो आप भी अपने बिजनेस में कभी मत गलती करिएगा। तो अभी तक के जैसे ही पार्ट 2 वीडियो के लिए भी हमें आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, ताकि और लोगों के पास तक ये वीडियो रिकमेंड हो सके।